अच्छा जी। इस पे हमने डेट इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग देख ली है। अब हम जो है वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट में देखते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा था, एफ ई टी पी एल डेट अकाउंटिंग और एफ ई टी पी एल इक्विटी अकाउंटिंग सेम ही है। ठीक है। सिर्फ एक आध एंट्री का फर्क है, वो हम देख लेते हैं जी। तो चलें जी, क्वेश्चन बनाता हूँ मैं। उसमें क्या था, परचेस्ड बॉन्ड या टी एफ सी परचेज किया था। इसमें हमने क्या किया है, मिस्टर ए परचेस्ड 2% शेयर्स of a company of XYZ company for rupees uh, for rupees 1000, 1000 रुपये के 2% शेयर लिए। और ठीक है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो उसकी इज रुपीज 20। ठीक है। और कूपन रेट आएगा या नहीं? आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इक्विटी पे कौन सा कूपन रेट है? कूपन रेट तो बॉन्ड्स या डिबेंचर्स वगैरह पे होता है, कि कागज़ पे लिख के देते हैं कि भाई इतने परसेंट हम आपको देंगे। इक्विटी पे सिर्फ डिविडेंड आता है, अगर आया तो फॉर एग्जांपल इस कंपनी ने इशूड डिविडेंड। ठीक है। या उसने जिस तरह भी इशू किया, हमने रिसीव किया जो डिविडेंड। ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में नहीं जा रहे, हम सिर्फ अकाउंटिंग कर रहे हैं। रिसीव डिविडेंड ऑफ रुपीज़ 5, 5 रुपये का उसको डिविडेंड मिला। और फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स एट ईयर एंड। ईयर एंड पे जो है उसकी फेयर वैल्यू होगी रुपीज़ 1100। तो इसकी आपने जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। ठीक है जी। तो वही एंट्री है, पहले दिन इसको रिकॉर्ड करो फेयर वैल्यू पे। और फेयर वैल्यू का बेस्ट एविडेंस क्या है, ट्रांजैक्शन प्राइस जितने का आपने खरीदा। तो आपने 1000 रुपये के खरीदे शेयर्स। तो क्या हो गया जी, FVTPL फाइनेंशियल एसेट डेबिट 1000 से, और कैश आपने दिया क्रेडिट 1000 से। वो रिकॉर्ड किया। कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है तो उसको एक्सपेंस कर दो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ठीक है। आपने पूरा लिखना है P&L में, डेबिट और 20 रुपये आपने कैश लिए क्रेडिट। पहले दिन उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस कर दिया। उसके बाद पूरे साल में वहाँ पे क्या होता था डेट में, कि आपको इंटरेस्ट इनकम आती थी। यहाँ पे सिर्फ एक ही फ़र्क है कि यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम नहीं आएगी। यहाँ पे अगर डिविडेंड इशू हुआ है तो एंट्री करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। वहाँ पे इंटरेस्ट वाली इनकम मैंडेटरी थी। ठीक है। ऊपर देख लें बेशक, क्योंकि डेट की नेचर ही ऐसी है कि उसमें इंटरेस्ट आता ही आता है। जबकि डिविडेंड की नेचर ऐसी नहीं है कि लाजमी डिविडेंड आए। कभी मिल गया तो रिकॉर्ड कर दो, नहीं मिला तो कुछ भी ना करो। ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये एंट्री करते थे। इक्विटी वाले में इंटरेस्ट इनकम की एंट्री नहीं होगी। कोई डिविडेंड आया तो रिकॉर्ड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। बस ये एक फ़र्क है जो मैं कह रहा था ना, एक फ़र्क है, वो एक यही फ़र्क है। तो हमारे सवाल में देखो, डिविडेंड आया है तो रिकॉर्ड कर देते हैं। रिसीव डिविडेंड 5 रुपये का डिविडेंड आया है तो बैंक डेबिट 5 रुपये से डिविडेंड इनकम। इनकम तो आपको पता है ना, पीएनबी में रिकॉर्ड होती है। डिविडेंड इनकम 5 रुपये से क्रेडिट, बस इनकम रिकॉर्ड कर दी। अगर डिविडेंड ना आया होता तो एंट्री ना करते। और अब ईयर एंड पे क्या करना है, उसको फेयर वैल्यू पे लेके जाना है और गेन लॉस पीरियड में रिकॉर्ड करना है। तो ईयर एंड पे इसकी फेयर वैल्यू कितनी होगी, 1100। अभी हमारे पास कितने का एसेट पड़ा हुआ है, 1000 का, तो मतलब उसकी वैल्यू 1100 हो गई है। तो मतलब 100 रुपये से उसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो ईयर एंड पे दो एंट्रीज होती है। एक तो इनकम अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। और फेयर वैल्यू पे लेके जाना है। फेयर वैल्यू उसकी होगी 1100। ठीक है। और हमारे पास अभी 1000 रुपये का लिखा हुआ है, तो मतलब 100 रुपये से उसकी वैल्यू अप कर देंगे। तो वैल्यू इंक्रीज हो गई है तो इंक्रीज कर दें, कम हुई है तो कम कर दें। गेन या लॉस P&L में रिकॉर्ड करें। तो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो FVTPL फाइनेंशियल एसेट 100 रुपये से डेबिट, और गेन फेयर वैल्यू गेन। ठीक है। P&L में रिकॉर्ड करना है 100 रुपये से।
एसिड डेबिट, गेन क्रेडिट, 100 रुपये से, बस ये इसकी अकाउंटिंग है। अगले साल की और बताएगा तो अगले साल जाके फिर दो एंट्रियां कर देंगे, डिविडेंड अगर आया तो वो एंट्री कर दो, गेन आया तो ये एंट्री कर दो, इसी तरह की एसिड डेबिट गेन क्रेडिट पेनल में। और अगर लॉस आया, वैल्यू कम होगी तो एसिड क्रेडिट लॉस डेबिट। ठीक है जी। तो ये होगी हमारी एंड टू एंड अकाउंटिंग, इससे ज़्यादा मुश्किल अकाउंटिंग हो ही नहीं सकती FVTPL फाइनेंशियल एसेट्स की। ठीक है। डेट की भी हमने कर ली। डेट में सिर्फ क्या आता है, इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड होती है। यहाँ पे क्या होता है, इक्विटी में डिविडेंड इनकम रिकॉर्ड होती है, डेट में इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड, इक्विटी में डिविडेंड इनकम रिकॉर्ड। बाकी सारी की सारी अकाउंटिंग सेम है। पहले दिन फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, गेन या लॉस जो है, सॉरी, पहले दिन फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस करो। उसके बाद हर साल ईयर एंड पे उसको फेयर वैल्यू पे लेके जाओ और गेन या लॉस P&L में रिकॉर्ड कर दो। चलें जी, अब बुक से कुछ देखते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है ना, डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो मैंने कहा डी रिकग्निशन आपके फाइनल के सिलेबस में होगी, यहाँ पे नहीं है। लेकिन हमने वो एक एंट्री तो कर ही ली है, कितनी आसान है। अच्छा जी। ऐसा सवाल तलाश करें जिसमें FVTPL है, ये है जी। ठीक है, एग्जाम्पल 7 है, इससे पहले भी देख लेते हैं कोई है तो हम वो भी कर लेते हैं। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट की डेफिनेशन आपसे पढ़ लीजिएगा यहाँ से। ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर इंक्री, जो मैंने नहीं आपको बताई, आर इंक्रीमेंटल कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन, इशू और डिस्पोजल। यानी सेल, परचेज, ठीक है, या इशू करने में जो भी कॉस्ट आती हैं फाइनेंशियल एसेट या लाइबिलिटी की, उसको क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जिस तरह क्या मिसाल है, फी एंड कमीशन पे किया, ठीक है, लिवाइज बाय रेगुलेटरी एजेंसीज, कोई लिवाई टैक्स वगैरह पे किया, ट्रांसफर टैक्सीज, रजिस्ट्रेशन फीस, क्रेडिट असेसमेंट फीस। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ तरह की फीसें हैं, आप ये याद कर लें, MCQs में आ सकती है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट वो होती है जो कि इनकर नहीं होती, वुड नॉट हैव इनकर्ड इफ द एंटिटी हैज नॉट एक्वायर्ड एसिड, मतलब अगर खरीदा या बेचा या इशू ना किया होता तो ना लगती। ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर एक्सपेंस्ड इन केस ऑफ फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, यही वही बात की FVTPL अकाउंटिंग में क्या होती है, हमेशा उसको एक्सपेंस कर दिया जाता है। बाकी में क्या होता है, उसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट है, तो वो हम वक्त के साथ देखेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ FVTPL कर रहे हैं। तो FVTPL का सवाल भाई साहब कहाँ है, ये आगे जी। चलें जी, ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, वही होगा जिस तरह हमने किया। मोमिन लिमिटेड परचेज 5,000 शेयर्स, तो ये इक्विटी की बात कर रहा है। ठीक है। अच्छा, ये मजे की बात, आप सवाल करने का तरीका देखें, पेपर में भी क्या आएगा। मोमिन लिमिटेड परचेज 5,000 शेयर्स लिए हैं, ठीक है, तो शेयर्स मतलब इक्विटी इन्वेस्टमेंट। और इक्विटी में एकदम हमारे जहन में क्या आता है, बाय डिफॉल्ट क्या होगी, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। आगे कुछ और उसने इरिवोकेबल इलेक्शन ना किया हुआ तो वो हमेशा बाय डिफॉल्ट FVTPL ही होगी, और FVTPL की अकाउंटिंग करनी है। तो देखते हैं आगे कोई इलेक्शन की बात की है, नहीं की भी तो वो समझो FVTPL है, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। फॉर 100 ईच, 5,000 शेयर लिए, फॉर 100 ईच के लिए, मतलब 100 रुपये का एक लिया है, तो ये 5 लाख बन गया आपने, 5 लाख के शेयर्स लिए। ठीक है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट हुई है 2% के ऊपर, और फेयर वैल्यू उसकी क्या है, 1 जनवरी को 100 रुपया फेयर वैल्यू है। और हमने भी 1 जनवरी को लिया 100 रुपये का ही। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो मतलब मैंने आपको क्या कहा था, 99% वही होता है कि जो आप ट्रांजैक्शन, जो आप कीमत अदा करते हैं वही उसकी फेयर वैल्यू होती है, और इस सवाल में भी देखें वही है। अब सवाल ये है कि सर अगर ये उससे भी मुख्तलिफ होती, ठीक है, जो उसने दी हुई है, अगर क्वेश्चन में मुख्तलिफ देते तो आपने वो मुख्तलिफ वाली ही यूज़ करनी है। मतलब
फेयर वैल्यू यूज करनी है। 99% यही होगा, 99.9% कि वही फेयर वैल्यू उसी के बराबर होगी जो आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की है। जिस तरह इस सवाल में भी देखें उसके बराबर ही है। हमने कितने का खरीदा, 100 रुपये का, और उसकी वैल्यू क्या है उस दिन, 100। ठीक है, तो हम वही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मुख्तलिफ होती, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो कहता है फेयर वैल्यू उसकी 102 है, तो हम 102 पर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। 99% जो है वो, 99.99% हमेशा फेयर वैल्यू वही होगी जो आपने पे किया है। तो आपने 5,000 शेयर लिए 100 रुपये के हिसाब से, तो 5 लाख रुपये आपका क्या होगा, इन्वेस्टमेंट। आगे देखते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का हमें पता है एक्सपेंस होती है, और फेयर वैल्यूज दी हुई हैं मुख्तलिफ की। ये पहले दिन की, पीरियड पहले साल के आखिर की, फिर बीच में जून की भी दी है और दिसंबर की भी। डिविडेंड अमाउंटिंग टू ₹5 पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था 30 जून को। ML ईयर एंड इज दिसंबर। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, हम फाइनेंशियल एसेट को रिकॉर्ड करेंगे किस पे, फेयर वैल्यू पे। और फेयर वैल्यू उसकी क्या है, 100 रुपया पर शेयर। और हमने लिए हैं 5,000 शेयर, 5,000 इंटू 100, 5 लाख रुपए की फाइनेंशियल एसिड डेबिट, 5 लाख से फाइनेंशियल एसिड, FVTPL। क्यों FVTPL लिख रहा हूँ, क्योंकि उसने एक तो क्वेश्चन में भी बता दिया ये देखो, वरना इलेक्शन की बात नहीं की तो समझो FVTPL ही है। FVTPL फाइनेंशियल एसिड 5 लाख से डेबिट, और कैश क्रेडिट 5 लाख रुपए दिया। ठीक है, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2% हुई है। ठीक है, तो 5 लाख का 2% कितना होगा, 10,000 रुपये। ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में 10,000 एक्सपेंस डेबिट, और कैश या बैंक 10,000 से क्रेडिट। हमने इसकी दो एंट्रियाँ की हैं, उसने एक एंट्री कर दी है। ठीक है, बात वही है, रिजल्ट आर स्टिल द सेम। क्योंकि अब आप कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के लेवल पे हैं, तो अब मुझे इतनी बेसिक चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल एसेट 5 लाख से रिकॉर्ड हुआ डेबिट, 10,000 जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो P&L में एक्सपेंस हो जाएगी प्रॉफिट और लॉस में। और बैंक जो है वो 5,10,000 से क्रेडिट। ये हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये पहले दिन की एंट्री होगी। उसके बाद 31 दिसंबर 2009 पे, ईयर एंड पे वो क्या होगा, देखो उस साल की कोई इनकम है, उस साल को डिविडेंड इशू हुआ है। ठीक है, कौन सा साल, 1 जनवरी 2009 से लेके 31 दिसंबर 2009 तक कोई डिविडेंड इशू है नहीं। एक इशू है, लेकिन ये 2010 में अगले साल हुआ है, तो बस इसका कुछ भी नहीं करना। पहले दिन की क्या रिकॉर्डिंग है, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस किया। पूरे साल में कोई इनकम आई नहीं आई, तो बस ईयर एंड पे इसको क्या करो, फेयर वैल्यू पे लेके जाओ। तो ईयर एंड की फेयर वैल्यू क्या होगी जी अब, 100 से 108 पे चला गया, मतलब 8 रुपये पर शेयर उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो हमारे पास कितने शेयर हैं जी, 5,000, और 8 रुपये पर शेयर वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो मतलब 40,000 रुपया का बेनिफिट हुआ है। तो 40,000 से वैल्यू इंक्रीज कर दो, तो फाइनेंशियल एसेट 40,000 से डेबिट, और फेयर वैल्यू पे ले गए, और गेन लॉस P&L में रिकॉर्ड किया, P&L गेन 40,000 का रिकॉर्ड। तो ये देखें 40,000 का गेन रिकॉर्ड हुआ पहले साल के आखिर में। ठीक है, इतनी सिंपल है। अब दूसरा साल आया। दूसरा साल स्टार्ट कब से हो रहा है, 1 जनवरी 2010 से स्टार्ट होके 31 दिसंबर 2010 तक। इस साल में देखो कोई इनकम है, यस, 4 रुपये का डिविडेंड है पर शेयर। तो 5,000 हमारे पास शेयर है, 4 रुपये का डिविडेंड है, तो 20,000 टोटल डिविडेंड आया। तो डिविडेंड रिकॉर्ड कर दो। डिविडेंड रिकॉर्ड करने की क्या एंट्री होती है, रिसीव हो गया है तो बैंक डेबिट कर दो, डिविडेंड इनकम P&L में क्रेडिट कर दो। और अगर रिसीव नहीं हुआ तो डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट कर दो। तो रिसीव नहीं हुआ, हाल ही डिक्लेयर हुआ है, पे नहीं हुआ, तो आपने रिकॉर्ड करना है, डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट 20,000 से, और P&L में इनकम रिकॉर्ड हो जाएगी, डिविडेंड इनकम P&L में 20,000 से रिकॉर्ड कर लें। ठीक है, तो ये एंट्री हुई हुई है। और उस दिन की फेयर वैल्यू हमारे लिए रेलिवेंट है नहीं। क्यों नहीं, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। क्योंकि हम हमेशा, सॉरी, क्योंकि हम हमेशा ईयर एंड पे एंट्री रिकॉर्ड करते हैं।
तो साल के आखिर में वो ऑटोमेटिक जो है वो फेयर वैल्यू पर चला जाएगा। तो 31 दिसंबर वाले दिन शाम को हम बैठ के एंट्री कर रहे हैं, एसेट को फेयर वैल्यू पे लेके जाओ। तो पिछली फेयर वैल्यू 31 दिसंबर 2009 को 108 की थी, इस साल 110 की होगी, यानी 2 रुपये मजीद बढ़ी। ठीक है, तो 5,000 हमारे पास शेयर थे, कि शेयर 2 रुपये वैल्यू बढ़ी, तो 10,000 का मजीद फाइनेंशियल एसेट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये देखें, फाइनेंशियल एसेट डेबिट, गेन हुआ, क्रेडिट। तो ये इसकी एंड टू एंड अकाउंटिंग है जिसे हमने पढ़ी। ठीक है, इससे आसान अकाउंटिंग हो ही नहीं सकती फाइनेंशियल एसेट की। क्या किया पहले दिन, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस कर दिया। उसके बाद इनकम है साल के दौरान तो इनकम रिकॉर्ड की, नहीं तो ये ईयर एंड पे वो फेयर वैल्यू पे चला जाएगा, हर रिपोर्टिंग डेट पे फेयर वैल्यू पे चला जाएगा और गेन लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा P&L में। चलें अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, FVTPL वाले हमने कर ली, OCI वाली हम कुछ एक आध दिन में स्टार्ट करेंगे तो तब करेंगे। और जो है वो इक्विटी वाली कर ली, अब डेट वाली भी कर लेते हैं। अमोर्टाइज कॉस्ट है, ये भी हमने नहीं पढ़ा, ये हम बाद में पढ़ेंगे। FVTOCI ये भी नहीं पढ़ा, ये बाद में पढ़ेंगे। FVTPL हाँ ये हमने पढ़ा हुआ, तो ये हम देख लेते हैं, वही होगा सब कुछ। हसीना लिमिटेड ने इन्वेस्टेड किया डेट इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, कितने का लिया है जी, फेस वैल्यू की 1 लाख रुपए। ठीक है, प्रीमियम पेड मतलब उस पे आपने 1 लाख रुपया फेस वैल्यू थी, उस पे आपने प्रीमियम पे किया है 8,000 रुपये। तो यानी आपने कितने पे किए हैं, 1 लाख और प्रीमियम 8,000, 1,08,000। याद है ये मैंने इधर जो कहा था। हम्म, ये जो आपने कीमत अदा की है, तो आप फेस वैल्यू के ऊपर भी कीमत अदा कर सकते हैं प्रीमियम, और उससे कम भी अदा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रीमियम है तो प्लस हो जाएगा, फेस वैल्यू में प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1 लाख रुपए का फेस वैल्यू का बॉन्ड है और आपने उस पर प्रीमियम दिया 8,000, तो यानी आपको कितने का पड़ा, 1,08,000। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इतने की दी, तो इसने हमने क्या कहा था, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो जो भी आप पे करो वो एक्सपेंसिव बनेगी, तो ये एक्सपेंस में चले जाएगी 5,800। कूपन रेट 12% है, टर्म 3 साल का है, बॉन्ड मेच्योरिटी है। IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 8.84% है। हमने कहा था कि FVTPL में इसकी ज़रूरत नहीं होती, क्यों, क्योंकि फेस वैल्यू पे कूपन रेट लगाते हैं, याद है या नहीं, और बस इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते हैं, और कोई साइंस नहीं करते। IRR दिया हुआ है, वट एवर जो भी दिया हुआ है, इफेक्टिव रेट में देखें, इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला आपको सिखाया था, पार वैल्यू पे कूपन रेट लगा दो बस। IRR का इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है जी, तो आए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 लाख का फेस वैल्यू का एसिड था, 8,000 आपने मजीद पे किया, तो यानी कि आपने 1,08,000 पे किया। तो मैंने क्या कहा था, 99.9% यही होता है कि फेयर वैल्यू वही होती है जो आपने कीमत पे की है। तो आपने पे कितने की है, 1 लाख फेस वैल्यू का था, प्लस 8,000 प्रीमियम, तो यानी 1,08,000 आपने पे किया, तो 1,08,000 पे एसिड रिकॉर्ड करेंगे, वो उसकी फेयर वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 1 लाख वाला आपने 8,000 एक्स्ट्रा पे किए उसको प्रीमियम। ठीक है, तेरी बात अच्छी क्वालिटी का होगा इस वजह से 8,000 आपने मजीद दिया, तो 1 लाख वाला 8,000 मजीद, 1,08,000 आपने पे किया, तो वो फेयर वैल्यू हो जाएगी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या करेंगे, एक्सपेंस, तो एसिड के कॉस्ट का पार्ट बनेगी नहीं, जीरो। तो यानी 1,08,000 रुपया फाइनेंशियल एसिड, 1,08,000 रुपया डेबिट। ठीक है, ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ये हमने क्या कहा था, FVTPL में एक्सपेंस हो जाएगी, तो इसको हम एक्सपेंस कर देंगे। और कूपन जो है वो 12% है, तो कूपन लगेगा फेस वैल्यू पे। ठीक है, कभी भी फेयर वैल्यू पे नहीं लगा देना, फेस वैल्यू पे या पार वैल्यू पे लगाना है। तो फेस वैल्यू इसकी क्या है, 1 लाख, उस पर 12% कूपन, तो यानी कि 12,000 रुपये इनकम आप रिकॉर्ड करेंगे।
तो देखिए एसिड आपने रिकॉर्ड किया 1,08,000 का एसिड डेबिट, बैंक क्रेडिट। और ये जो 5800 आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस, P&L एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। और सिर्फ इनकम रिकॉर्ड करनी होती है, हमें पता है, बैंक डेबिट 12,000 रुपये से, और इनकम P&L में रिकॉर्ड कर दो। उसके बाद क्या होता है, ईयर एंड पे उसको फेयर वैल्यू पे लेके जाते हैं। तो 1,08,000 वाला है वो। अब ये क्या कह रहा है सवाल में, कि उसके ईयर एंड पे जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी ना, या फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू, वो मार्केट वैल्यू को फेयर वैल्यू भी कहते हैं, 1,07,000 होगी। तो हमारे पास कितने का रिकॉर्ड है, 1,08,000 का, वहां से 1,07,000 पे, यानी 1,000 रुपये का लॉस हुआ है, तो रिकॉर्ड कर दो। लॉस कैसे रिकॉर्ड करते हैं, लॉस 1,000 का डेबिट, एसेट 1,000 से क्रेडिट। ईयर एंड पे आपने देखा, लॉस 1,000 का डेबिट, एसिड क्रेडिट। वैल्यू कम हुई तो ये एंट्री ज़्यादा होती तो क्या करते, एसिड डेबिट, लॉस क्रेडिट। ठीक है जी, तो ये इसकी अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई है। देखें कितनी आसान है। वही रूल, कि पहले दिन उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। फेयर वैल्यू क्या होगा, जो आपने कीमत अदा की है। और कीमत आपने क्या अदा की है, फेस वैल्यू के साथ प्रीमियम भी दिया है, तो 1,08,000 रुपये आपने दिए, वो हो गया। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जितनी भी है वो एक्सपेंस हो जाएगी। उसके बाद कोई इनकम है तो वो इनकम रिकॉर्ड हो जाएगी, और ईयर एंड पे उसको फेयर वैल्यू पे लेके जाओ, गेन या लॉस जो भी है। हमारे केस में लॉस है, गेन भी हो सकता है, लॉस भी, तो वो रिकॉर्ड कर दो। तो ये इसकी अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी जी। हम्म, ठीक है जी। तो ये आप जिधर जितनी मर्जी एग्जांपल्स करें, सारे वही रूल्स हैं। कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल भी देख लेते हैं, ताकि आपके दिल को तसल्ली हो जाए कि भाई हमने सही किया। उसके बाद हम कल जो है मज़ीद एडवांस चीज़ें सीखेंगे। हम्म, जहाँ जहाँ भी आपको FETPL नज़र आते हैं ना, वो सारे सवाल अब आप कर सकते हैं। ये मुझे FETPL नज़र आ गया तो मैं ये सवाल हल कर सकता हूँ। क्या होगा जी, 5,000 डिबेंचर्स लिए, पार वैल्यू 100 ईच है। 5,000 डिबेंचर लिए, पार वैल्यू क्या है, 100 रुपये। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट 24,000 रुपया। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमेशा क्या होती है, एक्सपेंस। तो 24,000 रुपया तो हो जाएगा क्या, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देंगे। P&L डेबिट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। सही है जी। और पार वैल्यू ये देखो कि प्रीमियम वगैरह है। प्रीमियम का जिक्र नहीं है, तो समझो कि यही है जी। 5 लाख रुपए के आपने एसेट रिकॉर्ड करने हैं। डिबेंचर फाइनेंशियल एसेट डेबिट, बैंक क्रेडिट 5 लाख रुपए, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट। और इसमें मैंने क्या कहा था, सिर्फ कूपन रेट देखते हैं 11% बस। बाकी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ये वो मार्केट रेट, ये चीज़ें इसमें रेलिवेंट नहीं होती। सिर्फ फेस वैल्यू के ऊपर आपने फिर जो है कूपन रेट लगाना होता है। तो फेस वैल्यू इसकी कितनी है, 5 लाख, सारों की मिला के। और कूपन रेट कितना है जी, 11%। तो 55,000 रुपया आपने इसकी इनकम बुक करनी है। और इनकम आप कैसे रिकॉर्ड करते हैं, आपको पता ही है, बैंक डेबिट, इनकम क्रेडिट, P&L में। ठीक है, ये हो जाएगी एंट्री। और तीसरी एंट्री होगी, उसको फेयर वैल्यू पे लेके जाते हैं। ईयर एंड पे वो कह रहे हैं भाई इसकी फेयर वैल्यू 96 हो गई है, मतलब 100 का हमने खरीदा था, 96 पे चला गया, यानी 4 रुपये लॉस हुआ है। 5,000 शेयर, 4 रुपये लॉस, 20,000 रुपये का नुकसान। एसिड, फाइनेंशियल एसिड क्रेडिट हो जाएगा 20,000 से। और P&L में लॉस, फेयर वैल्यू लॉस 20,000 से डेबिट हो जाएगा। आइए देखते हैं कि ये एंट्रीज हुई हैं या नहीं। पहला पार्ट तो मोटाइज कॉस्ट वाला, ये हम नहीं देख रहे अभी। दूसरा पार्ट, ठीक है, ये देखो वो ये काम हुआ है जो हमने बताया। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स 5 लाख रुपए। ठीक है, ये हमने निकाला है, ऐसे डेबिट, बैंक क्रेडिट। 24,000 की ट्रांजैक्शन कॉस्ट मैंने आपको क्या कहा था, एक्सपेंस होगी, एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। फिर 11% कूपन रेट पे 55,000 रुपये निकाला, इसने भी ये निकाला, डेबिट इनकम क्रेडिट। और फिर 20,000 रुपये का, 4 रुपये
देखो 96 पे चला गया तो 20,000 रुपये का लॉस आया। तो इन्वेस्टमेंट जो है, एसेट जो है वो क्रेडिट हो गया, कम हो गया, और लॉस पीएनएल में चला गया 20,000 पर डेबिट। ठीक है। तो ये इसकी होगी भाई एंड टू एंड अकाउंटिंग। एफवीटीपीएल के अब सारे सवाल जितने भी हैं जिधर भी हैं आप सारे कर सकते हैं। तो कल इंशाल्लाह यहाँ से आगे होगी बात। ठीक है, ये सारा रिवाइज करिएगा। कल हम हो सकता है मोटाइज कॉस्ट स्टार्ट कर लें या एफ ई टी ओ सी आई स्टार्ट कर दें, इन दोनों में से एक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वो थोड़ी थोड़ी ट्रिकी है, ये सबसे बेसिक है। अब अगले दिन इससे थोड़ी सी मुश्किल होगी, फिर उससे अगले दिन उससे मुश्किल, और फिर मज़ीद एडवांस कॉन्सेप्ट, मुश्किल नहीं मतलब एडवांस। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल होती है बात। अल्लाह हाफिज़।